आज हम शुरू करने वाले हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक, जिसमें जानेंगे हम कारक के परिभाषा, कारक के भेद और उसके उदाहरणों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा की बात करी जाए तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंधी कारक होता है। यानी कारक हम उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखते हैं, या वाक्य या कहा जाए कि वाक्य में कारक वह होता है जो किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, तथा जो शब्द इन संबंधों को दर्शाते वही कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी कारक के संबंधों को जो चिन्ह प्रकट करते हैं उन चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग के नाम से जानते हैं। उदाहरण की बात करी जाए तो उदाहरण है पेड़ पर फल लगते। इस वाक्य में पेड़ तो कारकीय पद है, और पर की बात करें तो पर कारक सूचक चिन्ह है, अथवा जिसे हम विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं कारक के प्रकार। हिंदी में कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला आता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। इनके हम विभक्ति चिन्हों का अध्ययन करते हैं। तो कर्ता कारक और उसके सामने हमारी लिखी हुई है विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से और द्वारा, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, के, लिए, हेतु, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, जो कि अलग होने के अर्थ में होता है। छठा आता है हमारा संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की और रा, रे, री। अधिकरण कारक की बात करी जाए तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। संबोधन कारक की बात करी जाए तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ, हाय। यानी इसमें विस्मयादि चिन्ह हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम कर्ता कारक, जो हमारा पहला कारक होता है। तो इसकी परिभाषा की बात करिए तो परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो क्रिया को या कर्म को संपादित करता है वही कर्ता कारक होता है। इसका चिन्ह ने होता है, जो कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता, अर्थात लुप्त होता है। यानी जो कर्म को संपादित करता है वही कर्ता कारक है, जिसका विभक्ति चिन्ह या इसका हम कहें प्रसर्ग चिन्ह होता है ने, जो कभी कभी वाक्य में हमें देखने को मिलता है और कभी कभी वाक्य में देखने को नहीं मिलता। इसके उदाहरण की बात करी जाए तो इसके कर्ता कारक के उदाहरण है रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा। इन वाक्यों में रमेश, सुनील, पक्षी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है। यहाँ पर रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र लिखा। इन सभी वाक्यों में कर्ता रमेश, सुनील, पक्षी और मोहन है, जो कि जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। आगे हम बात करते हैं कर्म कारक, जो हमारा दूसरा कारक आता है। कर्म कारक की परिभाषा देखें तो कर्म कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप हो जाया करता है। यानी कर्म कारक हम उसे कहते हैं जो कर्ता संपादित करता है, यानी कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह कर्म कारक के अंतर्गत आता है। और इसका विभक्ति चिन्ह की बात करी तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। यानी वाक्यों में हमें कारक की पहचान विभक्ति चिन्हों से ही होती है। कारक के उदाहरणों की बात करी जाए तो कर्म कारक के उदाहरण है उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है। इन वाक्यों में कर्ता कर्म को संपादित करता है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में को देखने को मिलता है। और अंतिम वाक्य की बात करें तो अंतिम वाक्य इसका कविता पुस्तक पढ़ रही है, जिसमें हमें
को देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस वाक्य में को जो कि इसका विभक्ति चिन्ह होता है वह इसमें छुपा है। यानी कि कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता किसको पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा को विभक्ति चिन्ह इसमें छुपा हुआ है। आगे बात करें तो कहना और पूछने के साथ से का प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता। यानी जब वाक्य में कहना और पूछने के संबंध में कोई बात कही जाए तो वहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह से होगा, जो कि भी कर्म कारक का उदाहरण माना जाएगा और इसके साथ को का प्रयोग उचित नहीं है। उदाहरण की बात करी जाए तो उदाहरण है, कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा। यानी पूछने और कहने के अर्थ में से का प्रयोग होगा, ना कि को का। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा कारक आता है करण कारक, जिसकी परिभाषा की बात करी जाए तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है उस संज्ञा को हम करण कारक कहते हैं। यानी जब वाक्य में कर्ता किसी साधन या माध्यम द्वारा किसी कार्य को करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है से और द्वारा। यानी जब हमें वाक्य में से और द्वारा देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर करण कारक होता है। करण कारक के उदाहरणों की बात करें तो करण कारक के उदाहरण है, रहीम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो यानी वाक्य में रहीम गेंद से खेलता है, रहीम किससे खेलता है? यानी यहाँ पर रहीम के खेलने का साधन या माध्यम क्या है? गेंद। और आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, यानी आदमी किससे मारता है? लाठी द्वारा मारता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हमें साधन देखने को मिलते हैं गेंद और लाठी। तो यहाँ पर हमारा कारक हो जाएगा कर्ण कारक। यहाँ गेंद और लाठी द्वारा कर्ण कारक है। आगे चलते हैं। हमारा चौथा कारक आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा की बात करी जाए तो संप्रदान कारक की परिभाषा है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। जब कार्य का भार वाक्य में किसी दूसरे पर पड़े तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के उदाहरण देखें तो संप्रदान कारक के उदाहरण है, सुनील रवि के लिए गेंद लाए। सुनील किसके लिए गेंद लाए? दूसरे के लिए है, रवि के लिए। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, हम किस कार्य के लिए जाते हैं स्कूल? पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी हमारा दूसरा कर्तव्य या कार्य निहित है। माँ बच्चे को खिलौना देती है, यहाँ पर भी दूसरे पर कर्म निर्भर हो रहा है। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों को संप्रदान कारक है। आगे बात करी जाए तो हमारा पांचवा कारक आता है अपादान कारक। अपादान का अर्थ देखें तो अपादान का अर्थ होता है अलग होना। इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी जब वाक्य में या जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता, साधन या माध्यम के लिए होता है और अपादान कारक में अलग होना। यानी करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह आता है और अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह आता है। करण कारक में विभक्ति चिन्ह से की बात करी जाए तो वहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आता है साधन या माध्यम के लिए, जिससे कार्य करता है कर्ता, जिससे कार्य संपादित करता है। और अपादान कारक में से आता है किसी से बिछड़ाव के लिए, किसी से अलग होने के लिए। यानी यहाँ पर किसी से अलग होने का भाव निहित होता है। आगे चलते हैं, अपादान कारक के उदाहरण देखते हैं। सबसे उदाहरण की बात करें तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है। दूसरे वाक्य की बात करें तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। राहुल छत से गिरा तो राहुल छत से दूर हो गया या राहुल छत से अलग हो गया। तो यहाँ पर अलगाव या बिछड़ने का बोध होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। इन वाक्यों में हिमालय से, छत से, वृक्ष से अपादान कारक है। आगे बात करें तो हमारा आता है छठा कारक संबंध कारक, जिसकी परिभाषा की बात करी जाए तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी जब वाक्य में किसी एक वस्तु का संबंध, किसी एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह या मुख्य पहचान की बात करें तो इसके विभक्ति चिन्ह या मुख्य पहचान होती है का, के, की और रा, रे, री।
संबंध कारक के उदाहरण की बात करी जाए तो संबंध कारक के उदाहरण है राहुल की पुस्तक मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। यहाँ पर राहुल की पुस्तक मेज पर है, सुनीता का घर दूर है। इन दोनों वाक्यों में संबंध दर्शाया जा रहा है तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। आगे बात करी जाए तो आगे आता है हमारा 7वां कारक अधिकरण कारक, जिसकी परिभाषा देखें तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है में और पर। अधिकरण कारक वह कारक होता है जिसमें कार्य का या क्रिया का आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के उदाहरणों की बात करी जाए तो अधिकरण कारक के उदाहरण है घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर घर, घोंसले में, सड़क पर अधिकरण कारक है। 8वां और अंतिम कारक आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा देखें तो संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता। इसमें कारक चिन्ह तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसकी पहचान देखी जाए तो इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हमेशा होता है। संबोधन कारक के उदाहरण की बात करी जाए खबरदार, रोना, रीना को मत मारो, रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य, लड़के जरा इधर आ। यानी संबोधन कारक की बात करी जाए तो संबोधन कारक में संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो रहा हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह तो नहीं होता, लेकिन संबोधन कारक में एक पहचान की बात करें तो हम संबोधन कारक की पहचान विस्मय आदि बोधक चिन्ह इसमें हमेशा होता है। तो चलो आगे चलते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर को समझे। विद्यार्थियों में कारकों में करण कारक और अपादान कारक में सदा संशय यानी असमंजस्य रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों कारकों में अंतर होता है। पहले हम बात करेंगे करण कारक की। तो करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, अगर हम अपादान कारक की बात करें तो इसमें अलग होने के भाव का पर होता है। वाक्य में कर्ता कार्य के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम करण कारक कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपादान कारक में अलगाव या दूर जाने की बात होती है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर की बात करें तो करण कारक में कर्ता कार्य को करने के लिए जिस साधन, सहायता या माध्यम का प्रयोग करता है, लेकिन अपादान कारक में बात करें तो से का प्रयोग होता है। इससे किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अब हम इनके उदाहरणों को पढ़ेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें होता है अपादान कारक, क्योंकि यहाँ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। बालक खिलौने से खेल रहे हैं, यहाँ पर साधन है खिलौने, तो यहाँ पर करण कारक होगा। राम छत से गिर गया, यहाँ पर अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक। वह अपने गांव से भाग गया, यानी गांव से दूर हो गया, तो यहाँ पर भी अपादान कारक। सीता चाकू से फल छील रही है, यहाँ पर करण कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर साधन या माध्यम के रूप में चाकू का प्रयोग किया गया है। तो हमारा कारक यहाँ पर आज पूरा होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।